मेरी पत्नी अक्सर मेरी बच्चियों को पानी में दूध मिलाकर देती और वह चुपचाप पी लेते। मेरी तनख्वाह 40,000 थी और मैं सारा पैसा माँ के हाथों में देता था क्योंकि मेरी माँ ही घर को संभालती थी। लेकिन मैं अक्सर देखता कि माँ घर की हर चीज़ों पर ताला लगा कर रखती। एक दिन मैं ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया। काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं बिना किसी को बताए घर वापस आ गया। तभी रास्ते में मैंने देखा कि मेरी बेटी भिखारियों के साथ बैठकर रोटी मांग रही थी। जब मैं अपनी बेटी के पास गया और गुस्से में कहा कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, तो मेरी बेटी रोते हुए कहने लगी कि पापा, माँ को भूख लगी थी क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही मैं जैसे घर पहुंचा तो बिस्तर पर अपनी पत्नी को देखकर मेरे होश उड़ चुके। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें एक कड़वा सच बहुत धीरे धीरे सिखाती है कि हम जिन लोगों को अपनी दुनिया मान लेते हैं, उन्हें अपनी हर खुशी, हर तकलीफ, हर जरूरत से ऊपर रख देते हैं, वही लोग कई बार हमें सबसे ज़्यादा अनदेखा कर देते हैं। रिश्तों में प्यार का हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन जब वही प्यार आदत बन जाए तो सामने वाला उसे जरूरत नहीं, बोझ समझने लगता है। शायद मेरी ज़िंदगी भी इसी सच की एक मिसाल थी। मेरा नाम रघुवीर है। मैं अपनी पत्नी संजना से बेइंतहा प्यार करता था। इतना प्यार कि समाज, परिवार, लोग, साज और सब कुछ उसके सामने छोटा पड़ गया। हमने भागकर शादी की थी। संजना के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे, एक ऐसे लड़के से जिसे वह नहीं जानती थी और ना ही समझती थी। जब उसने साफ मना किया तो उसके अपने ही घर में उस पर दबाव, ताने और सख्ती बढ़ा दी गई। उस वक्त मैंने उसका हाथ थाम लिया, उसे भरोसा दिया कि अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। और सच में एक रात हम दोनों ने घर छोड़ दिया। मेरे घर में भी हालात आसान नहीं थे। मेरी माँ शुरू में आग बबूला हो गई थी। उन्हें लगा था कि मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कई दिनों तक उन्होंने संजना से बात नहीं की। ताने, चुप्पी, कड़वे शब्द, सब कुछ सहा हमने। लेकिन समय के साथ माँ का गुस्सा ठंडा पड़ा। शायद उन्हें मेरी जिद से ज़्यादा मेरे प्यार की सच्चाई समझ आ गई थी। धीरे धीरे उन्होंने संजना को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। शादी के कुछ साल बाद हमारी ज़िंदगी में एक नन्ही सी रोशनी आई। हमारी बेटी, गोल-मटोल, बड़ी-बड़ी आंखें वाली और उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार। उसे गोद में लेकर मुझे लगता था जैसे सारी थकान अपने आप उतर जाती हो। संजना भी अपनी दोनों बेटियों में ही अपनी पूरी दुनिया देखने लगी थी। घर, बच्ची, माँ, सब कुछ वह बिना किसी शिकायत के संभालती। एक रात अचानक हमारी बेटी नींद से जाग गई और मासूम आवाज़ में बोली, पापा भूख लगी है। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। वह मेरी गले से लगकर हंसने लगी, मेरी उंगलियां पकड़कर खेलने लगी। संजना घबरा कर उठी और बोली, अभी लाती हूँ फीडर। मैंने कहा, यही दे दो, मैं खुद पिला दूंगा। मेरी बेटी गोद में लेटी थी, उसकी खिलखिलाहट पूरे कमरे में फैल रही थी। संजना पास आकर लेट गई। उसने फीडर खिड़की के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद बेटी ने वह फीडर मांगा तो संजना बोली, पहले अपनी जगह जाकर लेटो, फिर पी लेना। बेटी मुंह बनाकर मेरी गोद से उतरी और अपनी छोटी सी चारपाई पर जाकर लेट गई। मैं अन्यास बोल पड़ा, तुम यही दे देती, उसे मेरे पास बैठना अच्छा लगता है। संजना मुस्कुराई और बोली, इतनी छोटी उम्र में कितनी बातें समझती है, हर बात का जवाब तैयार रहता है इसके पास। अपने पापा को नखरे दिखा रही है। हम दोनों हंस पड़े। अगली सुबह मैं जल्दी काम पर निकल गया। जाने से पहले मैं अपनी पूरी सैलरी माँ के हाथ में रख दी। माँ, घर का सारा खर्च आप संभाल लीजिए, संजना को जो चाहिए उसे दिला दीजिएगा। फिर मैंने संजना से कहा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो माँ से कह देना। संजना चुप रही, बस हल्की सी मुस्कान के साथ, मगर उस मुस्कान के पीछे छुपी उदासी मेरी नज़रों से नहीं बची। वह औरत जो हर हाल में मजबूत रहती थी, आज कुछ टूटी सी लग रही थी। पूरा दिन काम में मन नहीं लगा। मुझे लग रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने तय किया कि आज उसे बाहर ले जाऊंगा। शायद वह यही सोचकर उदास हुई हो कि अब पैसे माँ के पास हैं, जबकि मेरे पास बोनस के कुछ पैसे थे जो मैंने उसी के लिए बचा कर रखे थे। शाम को जब मैं घर पहुंचा, माँ बाहर गई थी और संजना घर के कामों में लगी थी। वॉशिंग मशीन चल रही थी। मुझे देखते ही वह चौंकी और खुश होकर बोली, आप आज जल्दी आ गए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, काम निपटा लो फिर तैयार हो जाओ, आज शॉपिंग करेंगे और खाना भी बाहर है। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह फुर्ती से काम समेटने लगी। मुझे तेज भूख और प्यास लगी थी। मैंने कहा, कुछ खाने को दे दो या जूस बना दो। वह घबरा गई और अच्छा, बस ये कपड़े। मैं चारपाई पर लेट गया। उसने सारे काम मेरे सामने निपटा दिए, खुद भी तैयार होगी, मगर मेरे लिए खाने का एक निवाला तक ना लाई। दोबारा बोला तो फिर वही, बस अभी। मैं कमरे में बैठा अब आग बबूला हो चुका था। मुझे खाना मांगे पूरे 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन संजना बस हर बार वही कह रही थी, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। भूख अब पेट में नहीं था, सीधा दिमाग में चढ़ चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी अहमियत शून्य हो चुकी हो। अचानक मेरा सब्र टूट गया। मैं गुस्से से लगभग चिल्ला पड़ा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या नहीं? तुम्हारा पति भूख से बैठा है और तुम हो कि बार बार इंतजार करवाए जा रही हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी जरूरी नहीं? मेरी आवाज़ सुनकर संजना घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मगर मेरे अंदर का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
मैंने कड़वे स्वर में कहा। अगर पता होता कि जल्दी घर आने पर ऐसे भूखा प्यासा बैठना पड़ेगा तो मैं आराम से ऑफिस में ही खा लेता। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, खुश करूंगा, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। संजना ने तुरंत सफाई दी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तमतमा कर कहा। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। आजकल तुम घर के कामों में इतनी बिजी रहती हो कि अपने पति की जरा भी चिंता नहीं रहती। सच तो ये है कि भूख ने मेरे गुस्से को और ज़्यादा भड़का दिया था। बिना कुछ सोचे समझे मैं किचन की ओर बढ़ गया। तभी संजना घबराकर मेरे सामने आकर आकर रास्ता रोकने लगी और बोली, नहीं, आप किचन में मत जाइए, मैं अभी देती हूँ। उसकी यह हालत देखकर मुझे और चिढ़ होगी। मैंने उसका हाथ हटाया और सीधे किचन में चला गया। लेकिन जैसे मैंने अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रिज, राशन की अलमारी, दाल चावल का डब्बा, हर एक चीज़ पर ताला लगा हुआ था। कोई भी चीज़ खुली नहीं थी। किचन में खाने का नामो निशान तक नहीं था। मुझे कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने अविश्वास से भरी नज़रों से पीछे मुड़कर संजना की ओर देखा और कहा, ये सब क्या है? किचन की हर चीज़ पर ताला क्यों लगा है? तुम किससे छुपा रही हो? घर में कौन है जिसके लिए ताला लगाना पड़ रहा है? संजना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, ताले मैंने नहीं लगाए, माँ जी ने लगाए हैं। चाबियाँ उन्हीं के पास रहती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। वह आगे बोली, मैं इसी वजह से आपको इंतज़ार करवा रही थी। सोच रही थी कि माँ जी आएंगी तो आपको खाना दे दूंगी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल अटक गया था, माँ किचन पर ताला क्यों लगाती हैं? मैंने सख्त लहजे में पूछा। लेकिन माँ ऐसा क्यों करती हैं? संजना ने हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता, जब माँ आएंगी आप खुद ही पूछ लीजिएगा। ये कहते हुए वह किचन से बाहर चली गई। उसके स्वर में हल्का सा गुस्सा था। जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे ऐसे बात की थी। वही संजना जिसकी आवाज़ हमेशा कानों में रस घोलती थी, आज कड़वी सी लग रही थी। मैं बेचैनी से माँ के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद माँ घर लौटी। मैंने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया, माँ आपने किचन की हर चीज़ पर ताला क्यों लगाया है? खाने तक के लिए कुछ बाहर नहीं छोड़ा? किससे छुपा रही हैं आप? मेरे सवाल में माँ साफ परेशान हो गई। बात बदलने की कोशिश करते हुए उन्होंने झुंझला कर कहा, आज तो तू बहुत जल्दी आ गया। उनकी बात सुनकर मेरे भीतर फिर से चिंगारी उठ पड़ी। मैंने तीखे स्वर में कहा, क्यों? क्या मैं अपने ही घर जल्दी नहीं आ सकता, या इसके लिए भी मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? और जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, बात मत घुमाइए। मेरी आवाज़ में सख्ती थी। माँ की नज़र एक पल के लिए मेरी पत्नी पर गई। फिर उन्होंने उसकी तरफ उंगली से इशारे करते हुए कहा कि यह सब तेरी पत्नी की वजह से ही हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। माँ बोलती चली गई, तेरी पत्नी को आजकल लोगों पर बहुत दया आती है। कोई भी गरीब दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देती है। तू तो जानता है ना आज के ज़माने में कितनी महंगाई है। माँ की बात काटते हुए मैं बोल पड़ा, लेकिन माँ, गरीबों को खिलाने से तो पुण्य मिलता है। मेरी बात सुनते ही माँ भड़क पड़ी। उन्होंने कहा, यह बात सिर्फ गरीबों की नहीं है, ये बल्कि आस पड़ोस वालों के साथ भी यही करती है। कोई पड़ोस की औरत आ जाए तो कभी आटा, कभी दाल, कभी चीनी नमक, पूरा का पूरा डिब्बा ही उठाकर दे देती है। मैंने इसे कितनी बार समझाया है, लेकिन तेरी पत्नी समझने का नाम ही नहीं लेती। ये कहते कहते माँ बड़ी नज़रों से संजना को घूरने लगी थी। संजना इससे आगे कुछ कहने ही वाली थी कि माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप, तेरी वजह से सब हो रहा है। अगर तुझे ये आदत ना होती तो मुझे किचन में ताला लगाने की जरूरत ना पड़ती। ऊपर से मेरे बेटे को इतनी देर भूखा ना रहना पड़ता। माँ के शब्द तीर की तरह सीधे संजना पर जा लगे। मैं यह सब देख रहा था और मुझे साफ एहसास हो गया कि अगर मैंने इस विषय को और खींचा तो माँ का सारा गुस्सा मेरी पत्नी पर ही टूट पड़ेगा। मैंने बात को वहीं रोक देना ही बेहतर समझा। बिना कुछ कहे मैंने माँ के हाथ से चाबियाँ ली और सीधा किचन की ओर बढ़ गया। फ्रिज खोलते ही मुझे जूस का एक डब्बा दिखाई दिया। मैंने जल्दी से गिलास में जूस डाला और लगभग एक ही सांस में पी लिया। ठंडा जूस गले से उतरते हुए मेरे शरीर को थोड़ी राहत दे रहा था। शाम ढल रही थी और घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मैं सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था कि अचानक मेरी बेटी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में खाली कटोरी थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ देखा। वह नज़र किसी मांग से ज़्यादा किसी डर जैसी थी। मैंने हल्के से पूछा, क्या हुआ? वह बोली नहीं, बस कटोरी को कसकर पकड़ लिया। मैं उठा और किचन की तरफ बढ़ा। टेबल पर थोड़े से बिस्कुट और 2 सेब रखे थे। जैसे मैंने एक सेब उठाया, बेटी की आंखें चमक उठी। मैंने उसे आधा सेब दिया। वह बिना बैठे वहीं खड़ी खड़ी खाने लगी, इतनी तेज कि एक टुकड़ा मुंह में जाता और दूसरा पहले से तैयार। उसके हाथ काँप रहे थे, जैसे कोई चीज़ देर तक रही ही ना हो। थोड़ी ही देर में दूसरी बेटी भी आ गई। दोनों ने सेब ऐसे ख़त्म कर दिया मानो ये कोई चीज़ रोज की चीज़ ना हो, बल्कि अचानक मिली कोई राहत हो। मुझे ये दृश्य अजीब लगा। मेरे भीतर झुलझुलाहट उभर आई। मैं सीधा संजना की तरफ मुड़ा और कहा, तुम इन्हें रोकती क्यों नहीं? बच्चों को ऐसी आदत डालोगी तो कल को कहीं भी इज्जत नहीं बचेगी। खाना भी तमीज़ से खाया जाता है। मेरी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन सख्त जरूर थी।
संजना ने मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। उसने बस इतना कहा कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। उसके चेहरे पर सफाई नहीं थी, थकान थी, जैसे वह लड़ते लड़ते थक चुकी हो। मैं उस दिन जल्दी घर लौटा। मन में था कि बाहर ले जाकर माहौल बदल दूंगा, लेकिन अब न जाने क्यों सब फीका लग रहा था। फिर भी वादा किया था कि इसलिए सबको लेकर बाहर निकल गया। रास्ते भर बहुत सब बच्चे खुश थे, हंस रहे थे, चीज़ों की तरफ इशारा करके खुश हो रहे थे। लेकिन मेरा मन बार बार उन्हीं दो बातों में उलझ रहा था, बच्चों की हड़बड़ी और संजना की चुप्पी। रात को लौटा तो माँ घर पर थी। उन्होंने बाहर का खाना देखा और बिना देखे ही बोल पड़ी, इतना खर्च करने की आदत ठीक नहीं है। आज बच्चों पर कल और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हर खुशी बाजार से नहीं आती। ये सब उन्होंने संजना की मौजूदगी में कहा था। संजना ने कुछ नहीं कहा, न सफाई न शिकायत। मैं कमरे में चला गया। कुछ देर बाद देखा संजना बच्चों को सुला चुकी थी। बेटी ने नींद में करवट बदली और बुदबुदाई, माँ आज पेट भर गया। संजना ठिठक गई। मुझे अपने बच्चों को इस तरह खाते देख हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सदियों से कभी ढंग का खाना मिला ही ना हो। आज पहली बार उसका पेट भरा हो। मन में एक सवाल जरूर उठा कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में पूछूं, लेकिन पूरे दिन मैंने उसे पहले ही बहुत कुछ सुना दिया था। इसलिए अब मेरा मन नहीं था कि मैं कोई ऐसा सवाल करूं जिससे उसे और दुख पहुंचे। इसी सोच के साथ मैं करवट बदल कर गहरी नींद में सो गया। लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक मेरी बेटी भूख से जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए कहा कि बच्ची को भूख लगी है। ये सुनते ही मेरी पत्नी बोली कि अभी लेकर आती हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत किचन में चली गई। मुझे लगा था कि वह थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा समय बीत गया और वह अब तक आई ही नहीं। बच्चे की लगातार रोने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगा कि आखिर वह किचन में ऐसा क्या करी है जो अब तक बच्ची का फीडर तक लेकर नहीं आ पाई। गुस्से में मैं किचन की ओर बढ़ा और बाहर ही खड़ा होकर चुपके से अंदर झांक कर देखा। वहां मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा दूध डाल रही थी और उसमें 1 लीटर बोतल का पानी मिला रही थी। फिर उसे उबालने रख दिया था। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर वह दूध में इतना पानी क्यों मिला रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर उससे कुछ पूछता, मैंने देखा कि दूध उबालते समय वह अपनी आंखों में आंसू भी पोंछ रही थी, जैसे किसी दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। यह सब देखकर मैं और चौंक गया और चुपचाप वहीं खड़ा सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद उसने दूध उतार कर उसे ठंडा किया और बोतल में डालने लगी। तभी मैं किचन के अंदर गया। मुझे देखकर वह घबरा गई। मैंने उसे पूछा कि उसे किचन में इतनी देर क्यों लगी, जबकि बच्ची काफ़ी देर से रो रही है। इस पर वह सफाई देते हुए बोली कि वह बस दूध गर्म कर रही थी और अब ठंडा हो चुका है, अभी जाकर बच्ची को पिला दूंगी। उसी वक्त मुझे समझ में आया कि वह मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने थोड़े से दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया था। मैं भी बिना कुछ बोले उसके साथ कमरे में चला गया। वहाँ मैंने देखा कि मेरी छोटी बच्ची को वो पानी से भरा फीडर दे रही थी, जिसमें दूध सिर्फ नाम का ही था। हैरानी की बात यह थी कि मेरी बच्ची उस पतले से दूध को बड़े मज़े से पी रही थी, जैसे उसे रोज़ यही पानी वाला दूध दिया जाता हो। यह दृश्य देखकर मैं भीतर तक सिहर गया। उसी पल मुझे दिन भर की सारी बातें याद आने लगी। कैसे मेरी बच्चियां जूस को लपक कर पी रही थी, मानो उन्हें पहले कभी जूस मिला ही ना हो। यह सारी बातें अब मेरे दिल और दिमाग में गहराई से बैठती जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी और गहरा दुख भी, क्योंकि मैं महीने का पूरा 40,000 रुपये कमाता था। इतनी कमाई में तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से और अच्छे तरीके से कर सकता था। यही सोचकर मैं दिन रात मेहनत करता था कि मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जो हालात मैं अपनी आंखों से देख रहा था, उसने साफ जाहिर हो रहा था कि मेरी बच्चियां छोटी छोटी चीज़ के लिए तरस रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह जल्दी उठा तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची एक पुराने से खिलौने के साथ खेल रही थी, जो काफ़ी हद तक टूट चुका था। तभी मेरी नज़र उसके बाकी खिलौनों पर पड़ी। साफ समझ आ रहा था कि वे सभी खिलौने बहुत सस्ते थे और उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, उन्हें तो कब का कूड़े में फेंक देना चाहिए था। फिर भी मेरी बच्ची उन्हें टूटे खिलौनों के साथ बड़ी खुशी के साथ खेल रही थी, मानो वे उसके लिए बहुत ही खास हो। ये सब मेरा देख कर दिल बहुत बुरी तरीके से दुख गया, क्योंकि मुझे याद आया कि पिछले ही महीने जब मेरी तनख्वाह आई थी तो मैंने माँ से कहा था कि वह उसमें से कुछ पैसे निकाल कर मेरी पत्नी को दे दे, ताकि बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें या उसके लिए खिलौने ला सके। तभी मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर मेरे ही घर में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी मुझे जरा सी भी खबर नहीं थी। ये सोचकर मेरा बुरा हाल हो गया। बिना देर किए मैं वॉशरूम चला गया। सोचा था कि शावर लेकर शायद थोड़ा तारोताज़ा महसूस करूंगा, लेकिन आराम नहीं मिला। दोपहर में जब मैं ऑफिस में बैठा तब भी वही बातें बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहीं। अब मुझे खुद पर भी शक होने लगा कि कहीं मैं किसी बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान तो नहीं। इतना तो साफ था कि मेरे घर में कुछ न कुछ जरूर चल रहा था। आखिरकार मैंने तय कर लिया कि अब कुछ दिनों तक मैं अपनी पत्नी पर नज़र रखूंगा और खुद देखूंगा कि क्या वह रोज़ मेरी बच्चियों को दूध में पानी मिलाकर देती है। अगले ही दिन से मैंने ऑफिस का काम घर से ही करना शुरू कर दिया। मैंने माँ और अपनी पत्नी को दोनों को बता दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए कुछ दिन मैं घर से ही काम करूंगा। ये सुनते ही
मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह दोनों ही मुझसे कुछ छुपा रही हूँ। हालांकि दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने अपने कामों में लगी। पूरा दिन मैंने बड़ी ध्यान से हर चीज़ पर नज़र रखी थी। मैंने देखा कि उस दिन घर पर दूध वाला आया ही नहीं था। जब भी मेरी बच्ची को भूख लगती तो मेरी पत्नी हर बार दूध में पानी मिलाकर ही उसे पिला देती। हैरानी की बात एक और थी कि अब दूध पहले के दिन की तुलना से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। यह सब देखकर मेरा दिल और बेचैन हो उठा। मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी पत्नी से खुलकर बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे घर के खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे हों। इसी सोच के साथ मैंने उसे पूछा, अगर घर के खर्च में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल सोचती रही, फिर सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, घर में तो हर चीज़ की सुविधा है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही बच्चों को। यह कहकर वह फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी चुप्पी मुझे बेचैन कर रही थी। अब कुछ दिनों से मेरी आदत बदल चुकी थी। मैं जानबूझकर शाम को देर तक बाहर रुकने लगा था ताकि घर के हालात को बिना किसी दबाव के देख सकूं। कई बार पड़ोस की दुकान से लौटते हुए खिड़की के शीशे से झांक कर देखता कि किचन के वार्डरोब बंद रहते, फ्रिज पर हमेशा ताला लगा रहता। घर में रहते हुए भी संजना बार बार माँ से पूछकर ही कुछ निकालती थी। बच्चों को क्या खाना है, कितना खाना है, ये फैसला भी उसका नहीं था। मैं खुद को तसल्ली देता रहा कि शायद ये सब घर का संभालने का तरीका हो माँ का। मगर जब मेरी बेटियां छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती तो मन में एक टीस सी उठती। कभी एक केला मिलने पर, कभी आधा गिलास दूध पर। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, कमी बस अधिकार की थी। फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि माँ से बहस करने का साहस मुझ में कभी रहा ही नहीं। इसी बीच ऑफिस की तरफ से मुझे अचानक कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया। काम समय से पहले निपट गया तो मैंने किसी को बिना बताए लौटने का फैसला किया। मन में बस यही था कि घर जाकर सबको सरप्राइज दूंगा। मगर रास्ते में जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी थी। रेलवे लाइन के पास कुछ बच्चे आपस में खाने के लिए झगड़ रहे थे। मैं गाड़ी धीमी कर रहा था कि मेरी नज़र एक जानी पहचानी एक बच्ची पर पड़ी। वह मेरी ही बेटी थी। वह बाकी बच्चियों की तरह जमीन पर गिरी सूखी रोटी का टुकड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। मैंने झट से गाड़ी रोकी और उसे आवाज़ दी। वह मुझे देखते ही घबरा गई, फिर अचानक रोने लगी। उसकी छोटी सी आवाज़ ने मेरा दिल चीर दिया। पापा, मम्मी को बहुत कमजोरी हो रही है। घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं उसे गोद में उठाकर घर की तरफ भागा। रास्ते भर उसका शरीर कांपता रहा। घर पहुंचा तो एक डरावना सन्नाटा मेरा इंतजार कर रहा था। संजना बिस्तर पर नहीं, फर्श पर लेटी थी। चेहरा पीला और होंठ सूख चुके थे। दूसरी बेटी पास बैठी उसे पानी में भिगोई हुई सूखी रोटी देने की कोशिश कर रही थी। हर कौर के साथ संजना को उल्टी हो रही थी। कमरे के एक कोने में माँ बैठी थी, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब रोज का दृश्य हो। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर जमा सब्र को तोड़ दिया हो। मैंने बिना कुछ कहे संजना को उठाया और सीधे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, लगातार पोषण की कमी रही है, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। उसे एक वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उस पल मुझे साफ समझ में आ गया कि समस्या सिर्फ बीमारी की नहीं थी। समस्या उस घर की थी जहाँ ताले खाने पर लगे थे, आवाज़ों पर नहीं। जहाँ बच्चों की भूख को आदत समझ लिया गया था और माँ होने का हक छीन लिया गया था। और सबसे बड़ी गलती मेरी थी, क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी मैं बहुत देर तक चुप रहा। उस दिन जब मैं घर से लौटा तब मन में एक अजीब सा खालीपन था। बाहर की दुनिया में मैंने कभी अपने परिवार को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर भी मेरे ही घर की दीवारों के भीतर मेरी पत्नी और मेरी नन्ही बेटियां धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। उस शाम मैं बाजार से ढेर सारे फल, जूस, गर्म खाना पैक करवा कर लाया था। बच्चों के सामने प्लेट रखी तो वह पहले हिचकिचाए, जैसे भरोसा ही ना हो कि आज सच में भरपेट खाना मिलेगा। मैं उन्हें खुद अपने हाथों से खिलाता रहा और अंदर ही अंदर टूटता रहा। बच्चियों को सुलाने के बाद मैं माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। इस बार सवाल लेकर नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे के साथ। मैंने शांत आवाज में संजना की तबीयत और बच्चों की हालत का जिक्र किया। माँ ने तभी जहर घोलते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, मैं ये सब यूं ही कर रही हूँ। मैं इस औरत को कभी स्वीकार नहीं कर सकती और इन बच्चियों को तो बिल्कुल नहीं। मैं सुन रह गया। आप ये क्या कह रही हैं माँ, ये मेरी बेटियां हैं, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। नहीं, मुझे शक है ये इसकी जिंदगी में कोई और भी रहा है। कौन जानता ये बच्चियां किसकी हैं। इतने में पीछे से संजना कमरे में आ खड़ी हुई। शायद उसने आखिरी बात सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में गजब की मजबूती। वह लगभग चिल्ला उठी, माँ जी, भगवान के लिए आप मेरे साथ जैसा चाहें वैसा सलूक कर लीजिए। मुझे भूखा रख लीजिए, अपमानित कीजिए, लेकिन मेरी बच्चियों को चरित्र पर उंगली मत उठाइए। ये बच्चियां आपके बेटे की ही हैं। मेरे भीतर बरसों से जमा गुस्सा उस पल फट पड़ा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, ये क्या बकवास है, आप होश में तो हैं। माँ तुरंत बोली, तुम्हें याद है पड़ोस की मीना, उसकी बहू का भी शादी के बाद किसी और के चक्कर था। बाद में पूरा मोहल्ला थू थू करने लगा। मैं भी वही सब दोहराते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने माँ की बात सुनते ही ठंडा जवाब दिया, बल्कि गहरी सांस लेकर कहा, माँ, अब जो भी कह रही हैं वो सब मेरी पत्नी के ऊपर नहीं, बल्कि आपके मन के अंदर बैठा हुआ शक है।
मुझे अब समझ में आ गया कि शादी के बाद भी आपने कभी मेरी पत्नी को स्वीकार नहीं किया और आज आप मेरे बच्चों को भी स्वीकार नहीं कर रही। यही शक आपके दिमाग में बैठा हुआ है। इसी वजह से आप अपने बेटे के घर को तोड़ रही हैं। मैं अपनी पत्नी की तरफ देखा और आवाज़ में थोड़ी नरमी भरते हुए कहा कि संजना, तुमने कभी एक बार भी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुमने कितनी चुपके से ये सब सहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें वो प्यार और सम्मान कभी दिया ही नहीं जिसकी तुम हकदार थी। तभी माँ ने फिर एक बार मीना की बहू का नाम लेकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। देखो, वही गलती किसी और के साथ हुई है। मैं तुम्हारी वही स्थिति में नहीं देखना चाहती। मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा, तो क्या ये सही है जो दूसरों ने किया वही मेरी पत्नी भी करे? क्या आप ये मानती है कि हर महिला एक जैसी होती है? मेरी पत्नी पर आप शक मत कीजिए, और अगर आप अपने बेटे की पत्नी पर शक करी हैं तो पहले अपने मन की दरारें ठीक करो। फिर मैं अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा, उसके हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, संजना, माँ ने तुम्हें इतना दर्द दिया है, तुम्हें इतना तंग किया है। मैं आज तुम्हारे सामने सिर झुकाकर कहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ की वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। मैं अब आगे से तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संजना की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने भी धीरे से कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हम मिलकर इस घर को फिर से खुशियों से भर देंगे। उस दिन के बाद से मैंने अपने बच्चियों और अपनी पत्नी का ख्याल पहले से कई कहीं ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। खाने पीने की हर चीज़ों की सुविधा मैं कभी भी कम नहीं होने देता। अगर कभी घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं इसे बिना सोचे तुरंत पूरा कर देता। धीरे धीरे माँ को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे समझ में आ गया कि उसने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ जो किया वह कितना गलत था। मैं सोचता था कि शायद मेरी पत्नी कभी माँ को माफ़ नहीं करेगी, लेकिन उसने सबको हैरान कर दिया। उसने माँ को गले लगाकर कहा कि मैं आपको माफ़ कर देती हूँ, पर अब आप भी हमारे साथ प्यार से रहें और बच्चियों की परवरिश में साथ दे। उस एक क्षण में मेरे दिल में राहत की एक लहर दौड़ गई। हमारे घर में फिर से प्यार और विश्वास की हवा बहने लगी, और मैं महसूस करने लगा कि सच्ची खुशियाँ सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और समझ से बनती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।